सर नेपाल में जो हुआ या बांग्लादेश में जो हुआ उसकी तुलना भारत से की जा सकती है? नहीं, ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अगर रास्ते पर है हमारा लोकतंत्र तो कुछ तो सही कर रहे होंगे। आपके लिए शायद सब खराब है। सुचेता जी, हमारा लोकतंत्र, सुचेता जी, हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारा संविधान बहुत मजबूत है, हमारे देश के लोगों में बहुत धैर्य और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने मिलकर इस लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करा है। लेकिन पिछले 11-13 साल से जो सरकार, मोदी सरकार चल रही है, वो हर संस्था को बुलडोज कर रही है, हर लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को मार रही है। आज चुनाव आयोग की क्या हालत कर दी? सर मुझे ये लगता है, नहीं देखिए घनेंद्र जी, ममता जी को लीजिए एक बार स्क्रीन पर। ममता जी, मुझे देखिए घनेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है, हमारे लोग बहुत सशक्त हैं, तो जब वो सशक्त लोग लोकतंत्र के माध्यम से अपनी सरकार चुन रहे हैं तो उस सरकार को भी अहमियत दीजिए। आप बार बार ये कह रहे हैं सब कुछ कमजोर कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। मेरा सर सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि आप नेपाल की तुलना भारत से कर ही कैसे सकते हैं? वहां जो हुआ है क्या वो यहां पर हो, ये कुछ लोगों की मंशा है क्या ममता जी? क्या कुछ लोग चाह रहे हैं ये हो जाए क्योंकि सीधे तरीके से अब दस्त नहीं कर पा रहे हैं? जी सुचेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सेंसिटिव विषय है और इस पर मैं कुछ चीजें बोलना चाहती हूँ। पहले तो यहाँ बैठे बैठे मैंने जो 2 पंक्तियां लिखी हैं वो मैं उन लोगों के लिए पढ़ूंगी जिनको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये किसको समर्पित है। समय आएगा हिसाब होगा, समय आएगा हिसाब होगा, हर गद्दारी का जवाब मिलेगा। राजनीति में गिरकर सत्ता की खातिर जो मां भारती से दगा कर जाए उन सब का राजनीति से नामो निशान साफ होगा। और ये मैं भारतवर्ष की जिम्मेदार जागरूक नागरिक बोल रही हूं, एक वोटर बोल रही हूं, वो वोटर बोल रही हूं जिसने 3 बार बैक टू बैक एक विकासवादी सरकार जनता के लिए जो समर्पित है, ऐसी सरकार और ऐसे प्रधानमंत्री को भारतवर्ष की सत्ता सौंपी है। ये होते कौन है भारतवर्ष के अंदर इस तरीके की आगजनी और इस तरीके का तमाशा करवाने वाले? ये होते कौन है? ये इवन सोचने वाले कि सरकार या भारतवर्ष की सरकार का ये तख्ता पलट कर देंगे। और सिर्फ संजय राउत की बात नहीं है, संजय राउत ने इस प्रकार का बयान दिया, संजय सिंह ने बयान दिया, अमित जमई जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो बकायदा अपने एक्स हैंडल पर एक सर्वे जारी करवा दिया है सुचेता जी। उसमें उन्होंने लिखा है नेपाल में हुआ जो क्या वो भारत में हो सकता है, संभव है, हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, 80% से ज्यादा लोगों ने बोला कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अमित जमई ये भारत है, ये नेपाल और बांग्लादेश नहीं है, याद रखना। उसके अलावा रमेश कुमार पत्रकारिता के नाम पर जो केवल और केवल जहर उगड़ते हैं, उन्हें बड़े दुख के साथ ये बात बोल रही हूं, उन्होंने ये नैरेटिव आरंभ किया कि देश छोड़ का नारा नेपाल कैसे पहुंचा, वो भारत से पहुंचा जब ये बोला गया वोट चोर गद्दी छोड़। मैं पूछती हूँ रमेश कुमार और इस पूरे के पूरे इकोसिस्टम से और सुरेंद्र राजपूत से और सब लोगों से कि भैया ये वोट चोर है कौन? ये वोट चोर वही है ना जिनके अभी इनके जो नेता लोग हैं उनके 2-2 ड्यूल वोटर आईडी कार्ड निकल रहे हैं। पवन खेड़ा के निकले, उनकी पत्नी के निकले। मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी इस देश की वोटर तब बन गई जब वो इस देश की नागरिक नहीं थी। तो कौन हुआ भाई वोट चोर? किसने इस देश को छोड़ देना चाहिए? मतलब अर्थ के अर्थ की बात करेंगे, ये सोरोस ब्रिगेड है, ये वो सोरोस ब्रिगेड है जिसने बिलियंस रखे हुए हैं और जो इस देश के अंदर अस्थिरता करना चाहते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? शर्म आनी चाहिए। और जहां तक उनको मैं बोलती हूं बड़बोले प्रवक्ता मिस्टर संजय राउत, जिनकी अभी बकायदा कसीदे पढ़े जा रहे थे जो हैं उनके साथी यहां पर, उनके द्वारा निर्मला सीतारमण जी को टैग करके वो इस प्रकार की बात लिख रहे हैं। क्या चाहते हैं भाई? क्या ये मुझे लगता है बहुत शर्मनाक था ममता जी ये बहुत शर्मनाक है। बल्कि कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता ने तो ये तक कह दिया कि साड़ी पहनेंगी तो कैसे भाग पाएंगी, वो तो साड़ी पहनकर भाग भी नहीं पाएंगी, ये बयान दिया है। नहीं किशोर जी, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ है लेकिन ये बयान बहुत शर्मनाक है। इस पर मुझे बहुत सोचकर भी गुस्सा आता है कि इस तरह के बयान कैसे दे देते हैं। वो चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति हो, वो चाह रहे हैं कि यहाँ की सरकार ऐसी स्थिति में आए, यहाँ के मंत्री ऐसी स्थिति में आए। क्यों आएंगे? आपके पास एक तरीका है उन्हें अपदस्थ करने का, वो तरीका है चुनाव।
अगर चुनाव के जरिए उन्हें हटा सकते हैं तो हटाइए, अगर नहीं हटा सकते हैं तो आप ऐसी मंशा रख कैसे सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश की बर्बादी की मंशा जैसा है। आप अपने देश की जी लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया है, इन्हीं के लोगों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। कल ही हुआ उपराष्ट्रपति का, तो इनके सांसद भी इनको साथ रहना नहीं चाहते। जिस तरीके से कल वोटिंग हुई उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उद्धव ठाकरे के सांसदों ने किस तरीके से वोटिंग की, कैसे 15 वोट क्रॉस निरस्त हो गए, जिस तरीके से 14 वोट क्रॉस वोटिंग हो चुकी है, तो इनके सांसद इनके खिलाफ वोट कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि भाई देश की जनता चाहती है और विपक्ष के सांसद भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहे, वो जिसे चाहे वो देश का उपराष्ट्रपति बने और इस तरीके से देश चले। मैं एक बार जरा मेजर जनरल सिवाच को लीजिए स्क्रीन पर जरा। मेजर जनरल सिवाच, ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग देशों में, चाहे वो बांग्लादेश हो, अब नेपाल हो, ये राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ एक एनार्की, जो हम कहते हैं अराजकता लाने की कोशिश है। उस अराजकता को फैलाने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन जनता का ये विरोध एक राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ होता है। ये यहां इस देश में, भारत में राजनीतिक अस्थिरता की मंशा रखने वाले क्या अपने ही देश के खिलाफ कमेंट्री नहीं कर रहे हैं? और देखो, सच्चाई यह है कि सुचेता, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ या जो कुछ श्रीलंका में हुआ, किसी हद तक नेपाल और पाकिस्तान में हुआ, इनकी वजह क्या है? इनकी वजह थी इकोनॉमिक क्राइसिस था, वहाँ इन्फ्लेशन था, वहाँ पर करप्शन थी, और कहीं ना कहीं वहाँ का ये सारा सिस्टम खत्म हो गया। और कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी उसमें किसने हेल्प की? भारत ने की, $4 बिलियन दिया। मगर बांग्लादेश की थोड़ी सी प्रॉब्लम अलग थी, क्योंकि इसमें जो डीप स्टेट थी अमेरिका की, उसने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक प्रकार डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की। मगर अगर बात भारत की करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जो फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है। कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट बनेगा। भारत के अंदर आप देखें, आज में सारे पैरामीटर में एक सब के सब पॉजिटिव। अब भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना था अमेरिका के साथ, उसके प्रेशर में नहीं आया। वो बार बार प्रेशर कर रहा है एग्रीकल्चर, और आप अपने डेयरी सेक्टर को खोलें, आप रूस से ऑयल लेना बंद करें। है कोई देश जो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता है? जापान ने किया, आपका साउथ कोरिया ने किया, इंडोनेशिया ने किया, यूरोपियन यूनियन ने किया, वो किया जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। ये भारत देश है जिसने वो नहीं किया जो वो चाहते हैं। भारत ने वो किया जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में। तो ये सच्चाई है, भारत के जो पैरामीटर्स हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें तो खुशी होनी चाहिए। एक हमारी डायनेमिक लीडरशिप है और एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है। अगर हार जीत तो चलती रहती है वाइब्रेंट इकोनॉमी में। और मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से भारत ने नमूना पेश किया पूरे वर्ल्ड के अंदर कि हमारी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंटें आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं, गवर्नमेंट अपना काम करती है, और हर एक गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और अब भी गवर्नमेंट है वो भी अच्छा करी और करता रहेगी। तो हमें कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करने चाहिए कि भाई इन हमारे जो पड़ोसी देशों को ये हो रहा है। चिंता का क्या विषय? चिंता का ये विषय है, अगर वहां पर इंस्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन होती है तो भारत में उसका असर हो सकता है, इलीगल माइग्रेशन हो सकती है, कुछ एक ऐसे तत्व भारत की तरफ अंदर घुस सकते हैं, रेफ्यूजी आ सकते हैं, और उनके अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है भारत की तरफ आ सकता है। मुझे लगता है ये ज्यादा चिंता का विषय है। और हम चाहेंगे इन देशों में डेमोक्रेसी आए, हम चाहेंगे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को जो है दोबारा बरकरार किया जाए। यही चाहते हैं हम नेपाल में कि उनकी चीफ ऑफ आर्मी साहब ने आर्मी आ गई। मैं एक चीज खुलकर आज पूछ रही हूं मेजर जनरल, यहाँ भारत में स्थिरता है क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक रूप से स्थिर सरकार लोगों ने चुनी है, ये सच्चाई है कि नहीं है? यहाँ पर लोकतंत्र मजबूत है इसीलिए राजनीतिक स्थिरता है, ये सच्चाई है कि नहीं है? वरुण जी को लीजिए, मैं आ रही हूँ, किशोर जी एक बार आ रही हूँ, वरुण जी के पास चली जाऊं। ये सच्चाई है कि नहीं है वरुण जी? आप लोग भले ही आप नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहे, आप बीजेपी की और एनडीए की सरकार को निशाने पर लेते रहे, लेकिन सर एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन जरूरी है किसी देश में इस तरह का माहौल देने के लिए जहां पर एक स्थिरता रहे। और ये उसी स्थिरता को टारगेट कर रहे हैं नेता लोग। ऐसा लग रहा है खुशी नहीं है कि इस देश में स्थिरता है, लोग चाहते हैं सड़क पर उतर जाएं, आगजनी करें, विरोध प्रदर्शन करें इस सरकार के खिलाफ। कौन खुश होगा इसमें? आपके नेता? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं संविधान को नहीं, हमारे जो पूर्वज संविधान निर्माता हैं उन पे गर्व करता हूं, उनको नमन करता हूं। वैसे भी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है।
क्योंकि उन्होंने ऐसा संविधान बनाया कि लोकतंत्र, जब भारत में लोकतंत्र एस्टेब्लिश हुआ उसके बाद से इमरजेंसी भी लगी, केजरीवाल का आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, अन्ना आंदोलन तो केजरीवाल का आंदोलन अन्ना आंदोलन था, ऐसे कई आंदोलन हुए, परंतु इस प्रकार की अराजकता कभी देखी नहीं। अब आपको मैं आपका इसका हेडिंग है आपके शो का महाभारत। महाभारत इसी धरती पर हुई, क्यों हुई? झूठ, पाखंड, दूरता, निर्लजता, निकृष्टता समाज में, राजनीति में छा गई। आज चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम ये नहीं कह सकते विपक्ष निर्लज हो रहा है या उसमें राजनीतिक सूझबूझ की विपन्नता है। आज आप पक्ष की भी बात करोगे तो उन्होंने भी किसान आंदोलन चला तो आतंकवादी है ये। आज अभी डिबेट में भी क्या है, एक दूसरे को वो ऐसा जब अगर खींचमतानी पक्ष विपक्ष करेगा ऐसी स्थिति में तो कहीं ना कहीं असंतोष उपजेगा। असंतोष इन बातों से नहीं, नेताओं से नहीं उपजता है। आपकी एक बात को मैं फिर साधुवाद देता हूँ, आपने पहले भी एक बार कहा था कि आग लग रही है दुनिया में, तो ये क्यों लग रही है? पोप ने भी कहा था, मैं आपको उनके समकक्ष तो नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने भी 2017 में 2022 में ये बात कही थी कि पूंजीवाद की जो छाया है पूरी दुनिया को अपने उसमें एनगल्फ करती जा रही है। तो ये देश, दुनिया के लिए, आम आदमी के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है।